प्यारे बच्चों, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के ज्योग्राफी का चैप्टर संसाधन एवं विकास का बहुवैकल्पिक प्रश्न देखेंगे। इस अध्याय से संबंधित कई बहुवैकल्पिक प्रश्नों के वीडियोस बनाए जा चुके हैं। बच्चों, यदि आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को अवश्य देखें, ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस से हेल्प मिल सके। और ये वीडियोस बच्चों आपके हेल्प के लिए ही तो बनाया जा रहा है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट आप क्या करें, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देर न करते हुए प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं बच्चों, कमेंट करके बताएं कि करेक्ट आंसर क्या होगा। पहला ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान और चौथा है झारखंड। तो बच्चों, तब तक हम काली मिट्टी के बारे में आपको बताते हैं, जब तक आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताएं। अब देखिए, काली मिट्टी का एक अन्य नाम भी है जो कई बार प्रश्नों में पूछा भी जा चुका है। तो देखिए, काली मिट्टी का अन्य नाम है रेगूर मिट्टी। इसे अन्य किस नाम से जानते हैं बच्चों? रेगूर मिट्टी। कई बार इसलिए बता रही हूँ ताकि ये आपको याद हो जाए। और एक चीज़ ध्यान रखें कि काली मिट्टी जो है वह कपास की खेती के लिए बहुत ही अनुकूल मिट्टी मानी जाती है। और यह भारत के किन किन राज्यों में पाई जाती है, तो यह भी देखें। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर बी मारा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और किन किन राज्यों में पाई जाती है काली मिट्टी, तो यहाँ मैं उसका नाम भी लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। महाराष्ट्र में पाई जाती है, उसके बाद मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उसके बाद बच्चों काली मिट्टी पाई जाती है आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। इन सभी जगहों पर काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्रफल कम है। पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा अरुणाचल प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताएं आप, तब तक मैं आपको इसके बारे में बताऊं। तो देखिए, काली मिट्टी से जुड़ी हुई कुछ जानकारियां तो अभी हमने हासिल कर ली, कुछ और बता देते हैं आपको। तो देखिए, काली मिट्टी गुजरात में पाई जाती है, यह भी जानते हैं, महाराष्ट्र में भी, मध्य प्रदेश में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी। लेकिन अब पूछ रहा है कि काली मिट्टी का क्षेत्रफल किस राज्य में कम है, ये बताना है हमें। तो काली मिट्टी का क्षेत्रफल जो है वह सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और बच्चों, दक्कन का जो पठार है, दक्कन का पठार, यह किससे कवर है? काली मिट्टी से कवर है। और काली मिट्टी को चिकनी मिट्टी भी कही जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। देखिए, क्वेश्चन आ गया ना आपके सामने, तो इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, फटाफट कमेंट करके बताएं। पहला ऑप्शन है सैंडी, दूसरा चाक, तीसरा रेग्यूर और चौथा सिल्क। तो क्या होगा बच्चों इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। काली मिट्टी को हम रेग्यूर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। कमेंट में बताएं बच्चों हमें कि काली मिट्टी जो है वह किस फसल के लिए उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों को उनकी उत्पत्ति के आधार पर कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है जैविक और अजैविक, दूसरा नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, तीसरा है व्यक्तिगत और समुदाय, चौथा है संभावित और भंडार। तो बच्चों, हम संसाधनों को 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। एक हो जाएगा जैविक और दूसरा अजैविक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधनों का एक प्रकार है जिसे संपूर्णता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला ऑप्शन है जैविक और अजैविक, दूसरा नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय, तीसरा राष्ट्रीय और व्यक्तिगत और चौथा है संभावित और भंडार। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों, नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। अब वर्गीकृत की बात की जा रही है तो वर्गीकृत से संबंधित कुछ और जानकारी आपको दे देनी चाहिए। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, यहाँ मैं लिखती जा रही हूँ ताकि आपको याद भी रहे। उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें आ जाता है आपका जैविक और अजैविक संसाधन। जैविक संसाधन में कौन कौन से आ जाएंगे? वनों, वन्य जीवों, मनुष्य, मत्स्य पालन और पशुधन। उसके बाद होगा आपका बनावट के आधार पर। तो नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय जो है यह किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है?
वनावट के आधार पर। उसके बाद है राष्ट्रीय और व्यक्तिगत। तो राष्ट्रीय और व्यक्तिगत किस आधार पे होगा? ये हो जाएगा आपका स्वामित्व के आधार पर। अब जो भी चीज़ हमारी होगी उस पे निजी अधिकार होगा, तो वो क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत। और जो सरकार के द्वारा की जाएगी हमारे लिए तो वो हो जाएगा राष्ट्रीय। तो ये आ जाएगा स्वामित्व के आधार पर, इसे दो वर्गों में बांटा गया है, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत। उसके बाद है संभावित और भंडार। तो यह किसके अंतर्गत आएगा बच्चों? यह आएगा विकास की स्थिति के आधार पर। इसको डिवाइड किया गया है विकास की स्थिति के आधार पर, तो ध्यान रहेगा आपको। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव संसाधन है? पहला ऑप्शन है भूमि, दूसरा पानी, तीसरा मनुष्य और चौथा चट्टानें। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट कमेंट करके बताएं। तो बच्चों, एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन जो निर्जीव चीज़ों से प्राप्त होता है और जो जीवित चीज़ों से प्राप्त होता है, जैविक संसाधन के विपरीत होता है। अब यहाँ देखिए बच्चों, एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन जो हमें निर्जीव चीज़ों से प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं अजैव संसाधन। यह जानना भी जरूरी है। तो अजैव संसाधन में कौन कौन सा आ जाएगा? अजैव संसाधन में आ जाएगा हमारा भूमि। यह सांस नहीं लेता है लेकिन ये प्राकृतिक संसाधन है, इससे हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। पानी भी अजैव संसाधन है। और यहाँ पर बात की जा रही है जैव संसाधन की। तो जैव संसाधन के अंतर्गत कौन सा आता है? मनुष्य क्या है बच्चों? जैव संसाधन है, जो जीवित है, जो सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु किस प्रकार का संसाधन है? पहला ऑप्शन है अक्षय संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन, तीसरा मानव संसाधन और चौथा अनवीकरणीय संसाधन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्षय। वायु जो है वह अक्षय संसाधन है। अक्षय संसाधन कहने का अर्थ है नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन नहीं है? यहाँ नहीं है वह बताना है। पहला ऑप्शन है सौर ऊर्जा, दूसरा पवन ऊर्जा, तीसरा वन और चौथा है जीवाश्म। नवीकरणीय संसाधन में आता है सौर ऊर्जा, उसके बाद आता है पवन ऊर्जा, उसके बाद वन आता है, लेकिन जीवाश्म यह नवीकरणीय संसाधन में बिल्कुल नहीं आता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, जीवाश्म ईंधन को बनने में कई वर्षों का समय लग जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ले लेते हैं पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है बच्चों? यह एक जीवाश्म ईंधन है। इसे बनने में कई वर्षों का समय लग जाता है। अगर यह समाप्त हो जाए तो हम जल्दी इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कोयला भी क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। इसे भी बनने में कई वर्षों का समय लगता है। और पेट्रोलियम और कोयला ये सभी क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। तो बच्चों, ये सभी संसाधन क्या हैं? गैर नवीकरणीय संसाधन, जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद यह समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जाता है, क्या कहलाते हैं? पहला ऑप्शन होगा विकसित संसाधन, दूसरा स्टॉक, तीसरा अंतरराष्ट्रीय संसाधन और चौथा संभावित संसाधन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कहलाते हैं संभावित संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाता है और उपयोग के लिए उनकी मात्रा और गुणवत्ता निर्धारित की जाती है उन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है बच्चों? चार ऑप्शन है संभावित संसाधन, दूसरा स्टॉक, तीसरा विकसित संसाधन और चौथा रिजर्व। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसे कहा जाता है विकसित संसाधन, जिसका सर्वेक्षण किया जाता है और उपयोग के लिए उसकी गुणवत्ता और मात्रा निर्धारित की जाती है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हर किसी की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है और किसी के लालच के लिए नहीं। निम्नलिखित में से किसने यह उपयुक्त कथन दिया है? पहला ऑप्शन है विनोबा भावे, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू और चौथा अटल बिहारी वाजपेयी। तो बच्चों, ये कथन जो है वह कहा था महात्मा गांधी जी ने। महात्मा जी ने यह संसाधनों के संरक्षण के बारे में अपनी चिंता जताते हुए कहा था कि हर किसी की जरूरत के लिए पर्याप्त है, न कि हर किसी शरीर के लालच के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुधार प्रथम पंचवर्षीय योजना का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है जमींदारी व्यवस्था का उन्मूलन, दूसरा न्यूनतम समर्थन का मूल्य, तीसरा भूमि जोत का समेकन और चौथा है किसानों को भूमि का स्वामित्व। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम समर्थन मूल्य। बच्चों, न्यूनतम समर्थन मूल्य को प्रथम पंचवर्षीय योजना में शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गहरी नालियों वाली भूमि जो खेती के लिए अनुपयुक्त होती है कहलाती है? पहला ऑप्शन है खराब भूमि, दूसरा कृषि योग्य भूमि, तीसरा बंजर और चौथा परती भूमि। तो देखिए, गहरी नालियों वाली भूमि, ऐसी भूमि कैसी होगी? खराब भूमि होगी, यहाँ पे अच्छी खेती नहीं हो सकती। और ऐसी भूमि जो है वह चंबल बेसिन के पास पाया जाता है, जिसमें अच्छी खेती नहीं हो सकती। इसे क्या कहा जाता है बच्चों? इसे खड्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड्ड। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र देश के कुल सतह क्षेत्र का 30% हिस्सा है? पहला ऑप्शन है पर्वत, दूसरा पठार, तीसरा मैदान और चौथा द्वीप समूह। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्वत। यह भारत के 30% हिस्सों में पाया जाता है। भारत में 43% भूमि जो है बच्चों वह मैदानी भूमि है, जिसका उपयोग किया जाता है कृषि और उद्योग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल भूमि क्षेत्र में मैदानों का हिस्सा कितना है? तो अभी बताया आपको। पहला ऑप्शन 43%, दूसरा 20%, तीसरा 35% और चौथा है 30%। तो इसका आंसर तो आप हमें फटाफट बता देंगे। तो मैदानी क्षेत्रों का हिस्सा है 43%, जिस पर कृषि की जाती है और उद्योग लगाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल भूमि क्षेत्र में पर्वत का हिस्सा कितना है? यह भी जानते हैं आप। पहला है 35%, दूसरा 43%, तीसरा 40% और चौथा 30%। तो फटाफट कमेंट करके बताएं बच्चों कि भूमि क्षेत्र में पर्वत का हिस्सा कितना प्रतिशत है? तो बच्चों, भूमि क्षेत्र में पर्वत का हिस्सा है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंजाब में भूमि क्षरण का मुख्य कारण है? पहला है गहन खेती, दूसरा अति चढ़ाई, तीसरा वनों की कटाई और चौथा अधिक सिंचाई। तो बच्चों, पंजाब में भूमि क्षरण का कारण है अधिक सिंचाई। अधिक सिंचाई की वजह से क्या होती है? वहाँ की मिट्टी पानी के बहाव के साथ साथ बहता चला जा रहा है, जिस वजह से भूमि क्षरण की समस्या उत्पन्न हो गई है। और यह समस्या किन किन राज्यों में है यह भी आपको बता दें। तो पंजाब के साथ साथ यह समस्या हरियाणा राज्य में भी है। उसके बाद आपका पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी है। तो इन सभी राज्यों में जलभराव के कारण क्या होता है? भूमि क्षरण की समस्या जो है वह बढ़ जाती है, और जिससे मिट्टी कैसी हो जाती है? मिट्टी लवणीय और क्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में अतिचारण भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है झारखंड और उड़ीसा, दूसरा मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीसरा पंजाब हरियाणा और चौथा केरल और तमिलनाडु। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश और राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गली का कटाव आम है? पहला ऑप्शन चंबल बेसिन, दूसरा गंगा बेसिन, तीसरा राजस्थान और चौथा पहाड़ी क्षेत्र। तो देखिए बच्चों, गली का कटाव जो है वह आम है चंबल बेसिन में। और चंबल बेसिन कहाँ है बच्चों? यह है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मृदा अपरदन को रोकने की कौन सी विधि है? पहला स्ट्रिप कॉपिंग, दूसरा टेरेस खेती, तीसरा समोच्च जुताई और चौथा उपयुक्त सभी। तो बच्चों, मृदा अपरदन को रोकने के लिए यह सभी कारक जो हैं वह उपयोगी हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी कपास उगाने के लिए आदर्श है? पहला ऑप्शन है रेग्यूर मिट्टी, दूसरा लेटेराइट मिट्टी, तीसरा रेगिस्तानी मिट्टी और चौथा पहाड़ी मिट्टी। इसका आंसर तो सभी बच्चे जानते होंगे। कपास उगाने के लिए काली मिट्टी जो है वह सबसे उपयोगी मिट्टी मानी जाती है, और हम सभी जानते हैं कि काली मिट्टी का अन्य नाम क्या है बच्चों? रेग्यूर मिट्टी। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विधि मृदा संरक्षण में मदद नहीं करेगी? पहला ऑप्शन है समोच्च जुताई, दूसरा स्ट्रिप कॉपिंग, तीसरा आश्रय बेल्ट बनाना और चौथा ढलानों के ऊपर और नीचे की जुताई। तो इसका आंसर क्या होगा?
ऑप्शन नंबर डी, ढलानों के ऊपर और नीचे जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? ये तो सभी जानते हैं। पहला ऑप्शन है चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा कपास और चौथा चाय। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतर लेटेराइट मिट्टी है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार, तीसरा राजस्थान और चौथा मेघालय। तो बच्चों यहाँ पर बात हो रही है किसकी? लेटेराइट मिट्टी की। और लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह कहाँ पाई जाएगी? यह आपका पाया जाएगा मेघालय में। यहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है और तापमान भी अधिक रहता है। और यह किन किन राज्यों में पाया जाएगा यह भी बता दें आपको। तो मेघालय के साथ साथ यह आपका पाया जाता है कर्नाटक राज्य में, साथ ही केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम जैसे राज्यों में लेटेराइट मिट्टी जो है वह पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी विकसित होती है? पहला ऑप्शन रेग्यूर, दूसरा एरिडो, तीसरा लेटेराइट और चौथा जलोढ़। तो ये आंसर तो सभी बच्चों को पता होगा, हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में ही देखा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी। ठीक है बच्चों, लेटेराइट मिट्टी के लिए उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्र चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेराइट ग्रीक शब्द लेटर से बना है जिसका अर्थ है। अब इसका अर्थ क्या है यह बताना है। पहला ऑप्शन है पर्वत, दूसरा ईंट, तीसरा चट्टान और चौथा पत्थर। तो लेटेराइट शब्द का अर्थ होता है बच्चों ईंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो वे बनाते हैं, क्या बनते हैं? पहला ऑप्शन खराब भूमि, दूसरा सीड क्षरण, तीसरा पवन अपर्दन और चौथा मृदा अपर्दन। तो देखिए, जब बहता हुआ पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है, यह होता है खराब भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी को रेग्यूर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? अब कई बार कई प्रश्न जो हैं वह रिपीट होते हैं। ये इसलिए रिपीट होते हैं बच्चों ताकि आपको वो चीज़ें याद हो जाए। तो देखिए, रेग्यूर मिट्टी के नाम से किसे जानते हैं? इसका आंसर तो सभी बच्चे जानते हैं। पहला ऑप्शन है काली मिट्टी, दूसरा लाल मिट्टी, तीसरा लेटेराइट मिट्टी और चौथा है शुष्क मिट्टी। हमने कई बार इसके ऊपर बात की है, तो कमेंट में फटाफट बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। चलिए, इसका आंसर आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है खेती के प्रकार की पहचान करें। पहला ऑप्शन है पहाड़ियों या पहाड़ों के किनारों पर फसल उगाने की एक विधि, दूसरा मिट्टी के कटाव को कम करने के लिए बहुत प्रभावी है, तीसरा पानी के नुकसान को भी कम करता है, प्रत्येक चरण में एक आउटलेट होता है जो अगले चरण में पानी को इकट्ठा करता है, और चौथा है यह खेती पश्चिम और मध्य हिमालय में अच्छी तरह से विकसित है। अब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इसे सीढ़ीदार कृषि कहते हैं या आश्रय पट्टी कहते हैं, समुच्चय जुताई कहते हैं या पट्टी खेती कहते हैं। अब क्या होगा इसका आंसर बच्चों? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए। यह होगी आपकी सीढ़ीदार कृषि जो पहाड़ी इलाकों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि, जल, वनस्पति और खनिज के रूप में प्राकृतिक बंदोबस्त डैश कहलाते हैं। पहला ऑप्शन प्राकृतिक संसाधन, दूसरा जैविक संसाधन, तीसरा नवीकरणीय संसाधन और चौथा है मानव संसाधन। तो यहाँ बात हो रही है भूमि, जल, वनस्पति और खनिजों की। तो बच्चों ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन तो आप सभी समझते हैं बच्चों, जो हमें प्रकृति से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर चीज जिसका उपयोग हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जा सकता है, बशर्ते कि यह तकनीकी रूप से सुलभ हो, आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो और सांस्कृतिक रूप से स्वीकार्य हो, इसे डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है यह बताना है। पहला ऑप्शन संसाधन, दूसरा प्रकृति, तीसरा घटक और चौथा है स्टॉक। तो बच्चों जो हमारे लिए उपयोगी हो और हमारी जरूरतों को पूरा करता है वह कहलाता है संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, दूसरा कोयला, तीसरा वन और चौथा परमाणु ऊर्जा। तो बच्चों अनवीकरणीय संसाधन के बारे में कह रहा है। तो बच्चों प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधन है,
एक बार समाप्त होने के बाद इसे बनने में कई लाखों वर्षों का समय लग जाता है। कोयला भी अनवीकरणीय संसाधन है और परमाणु ऊर्जा भी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वन क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पारिस्थितिक तंत्र का जैविक घटक नहीं है? पहला ऑप्शन आपका है मछली, दूसरा पेड़, तीसरा खनिज और चौथा जानवर। तो करेक्ट आंसर होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी। खनिज जो है वह पारिस्थितिकी तंत्र का जैविक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसूनी जलवायु की सघन निक्षालित मृदा का चयन करें। पहला ऑप्शन है जलोढ़, दूसरा काला, तीसरा लेटेराइट और चौथा एरिडो। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, लेटेराइट मिट्टी, उच्च तापमान। पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है, पहले भी इसके बारे में आपको बताया गया है बच्चों कि लेटेराइट मिट्टी जो है वह उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन वनीकरण, दूसरा वनों की कटाई, तीसरा वनोन्मूलन और चौथा मिट्टी का क्षरण। इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए, वनीकरण। अब बच्चों वनीकरण किसे कहते हैं? तो देखिए, वनीकरण उस क्षेत्र को कहते हैं जहां पर अत्यधिक मात्रा में पेड़ लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान मैदानों की मिट्टी कैसी होती है? पहला ऑप्शन जलोढ़, दूसरा काला, तीसरा लेटेराइट और चौथा एरिडो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ कही जाती है। और जलोढ़ मिट्टी किन क्षेत्र में पाई जाती है बच्चों? तो भारत के उत्तरी मैदानों में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कमेंट में बताएं हमें कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से फसल उगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस उपजाऊ मिट्टी को खादर और बांगर के नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जलोढ़, दूसरा काली, तीसरा लेटेराइट और चौथा शुष्क। तो देखिए, जलोढ़ मिट्टी को ही खादर और बांगर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जो मिट्टी खादर होती है वह बहुत ही उर्वर होती है और बांगर जो होती है वह खादर से कम उर्वर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मिट्टी का चयन करें जिसमें कांकेर नोड्यूल्स की सांद्रता अधिक होती है। पहला ऑप्शन है बांगर, दूसरा काला, तीसरा खादर और चौथा शुष्क। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शुष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन बल को तोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है आश्रय बेल्ट, दूसरा जुताई, तीसरा फसल और चौथा खेती। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आश्रय बेल्ट। अब देखिए बच्चों, आश्रय बेल्ट जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में, किन क्षेत्रों में? तो यह जो है वह ग्रामीण क्षेत्रों में हवाओं के बल को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत अपर्दन के लिए कौन सा अपर्दन कारक उत्तरदायी है? पहला लहरें, दूसरा वर्षा जल, तीसरा सूरज की रोशनी और चौथा हवा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कारक भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी नहीं है? प्रश्नों पर ध्यान देंगे, नहीं है कहा गया है। पहला ऑप्शन छत की खेती, दूसरा वनों की कटाई, तीसरा खनन और चौथा हवा का क्षरण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत की खेती। हमें कमेंट में बताएं बच्चों कि छत की खेती जो है वह भारत में किन किन राज्यों में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के कटाव को नहीं रोक सकता? पहला ऑप्शन समोच्च जुताई, दूसरा आश्रय बेल्ट, तीसरा छत की खेती और चौथा वनों की कटाई। तो देखिए, मिट्टी के कटाव को नहीं रोक सकता है तो कौन? वनों की कटाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के निर्माण के लिए जिम्मेदार नहीं है? पहला ऑप्शन है ह्यूमस, दूसरा क्षरण के एजेंट, तीसरा तापमान और चौथा अकार्बनिक सामग्री। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्षरण के एजेंट। अब यहाँ देखिए बच्चों, मिट्टी क्या है? मिट्टी एक जीवित प्रणाली है और कुछ सेंटीमीटर गहराई तक मिट्टी बनने में लाखों समय लग जाता है। और मिट्टी को बनने में मूल चट्टान, बेड रॉक, जलवायु, वनस्पति और जीवन, यह सभी अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की वह परत जिसमें ह्यूमस की अधिकतम मात्रा होती है डैश कहलाती है? पहला ऑप्शन उपमृदा, दूसरा ऊपरी मिट्टी, तीसरा अनवेदर पेरेंट बेडरॉक और चौथा सबस्ट्रेटम मूल रॉक सामग्री। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मृदा की वह परत जिसमें ह्यूमस की अधिकतम मात्रा होती है ऊपरी मिट्टी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है?
पहला नाइट्रोजन, दूसरा पोटास, तीसरा फॉस्फोरिक एसिड और चौथा चूना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जलोढ़ मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है बच्चों, बाकी उसमें पोटास, फॉस्फोरिक एसिड और चूना पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती? पहला ऑप्शन उत्तरी मैदान, दूसरा पूर्वी तटीय मैदान, तीसरा नदी घाटियां और चौथा उत्तर पश्चिमी दक्कन पठार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर पश्चिमी दक्कन पठार। यहाँ जलोढ़ मिट्टी नहीं पाई जाती है। कमेंट में बताएं कि दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप किस पीडामोंट मैदानों में मोटी जलोढ़ मिट्टी पा सकते हैं? पहला है डुआर्स, दूसरा चोस, तीसरा तराई और चौथा ये सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप डुआर्स में भी पा सकते हैं, चोस में भी और तराई में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को अनन्य क्षेत्र से परे हिंद महासागर से मैग्नीज का खनन करने का अधिकार मिला है? पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा भारत, तीसरा ईरान और चौथा पाकिस्तान। तो कौन सा देश है बच्चों? वह देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है 1995, दूसरा है 1992, तीसरा 1990 और चौथा है 1999। तो देखिए 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। और यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो देखिए यह आयोजित किया गया था ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में। यहाँ पे नाम भी लिख दे रही हूँ ताकि ये आपको याद रहे, रियो डी जेनेरियो। और कितने देशों ने इसमें भाग लिया था? तो देखिए इसमें 100 देशों ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पहला ऑप्शन गैर नवीकरणीय, दूसरा नवीकरणीय, तीसरा व्यक्तिगत और चौथा समुदाय के स्वामित्व वाले। तो इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट में बताएं क्या होना चाहिए, क्योंकि हमने कई प्रश्नों में कोयला और पेट्रोलियम के बारे में चर्चा की है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इसी अध्याय के नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।